आज हमारे साथ जो हमारी खास अतिथि मौजूद हैं, मरु कोकिला सीमा मिश्रा जी। आज के जो गीत हैं उसमें भावार्थ की किस प्रकार से आपको कमी नजर आती है? गीत को तोड़ मरोड़ देते हैं एकदम। 2 लाइन तो ओरिजिनल उठाएंगे, उसमें कुछ भी जोड़ देंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं। जल्दी से संगीत बन जाए। देखने में हमारा ध्यान है, उसके गीत में फीलिंग्स तो कहाँ से आएगी जब हमारा पूरा ध्यान तो देखने में जा रहा है। कि राजस्थानी संगीत में ऐसी क्या बात है जो सभी संगीतों से, सभी संस्कृति से इसको अलग बनाता है? हमारे राजस्थानी गीत बिल्कुल भी अश्लील नहीं है। संगीत बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बड़ा बदलाव आया है इन दशकों में। मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, कम समय में किस तरह से पैसा कमाया जाए इस पे ध्यान है सबका, मेहनत पे किसी का ध्यान नहीं। ऑटो ट्यून के माध्यम से आज आवाज को प्रदर्शित किया जाता है। ये ऑटो ट्यून है ना, ये तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए होता है, देखो सीधी बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने मंच भी देने का काम किया है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसका गलत हम उपयोग करेंगे तो वो सही नहीं। पैसा कमाने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, ना कि टैलेंट को पहुंचाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में। मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। आज हमारे साथ जो हमारी खास अतिथि मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मरु कोकिला और राजस्थान की लता कही जाने वाली सीमा मिश्रा जी आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट शो में मौजूद हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। राजस्थानी संगीत को विश्व पटल पे लेके जाना, राजस्थानी संगीत को दोबारा एक नई पहचान दिलाना, शायद इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो आपका ही है। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थानी गीतों को लोगों तक पहुंचा पाई, और चूंकि राजस्थान की बेटी हूँ, राजस्थान में जन्म हुआ है, तो ये मेरा दायित्व भी बनता है कि हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीतों को जन जन तक मैं पहुँचाऊँ। मुझे लगता है वो जो काम जन जन तक पहुंचाने का जो आपका सफ़र था वो बेहतरीन रहा है, परंतु इस सफ़र की शुरुआत झुंझुनू से लेकर विश्व पटल पे इसे लोक संगीत को पहुंचाने की जो सफ़र था उसकी शुरुआत किस प्रकार हुई? मेरी गाने की शुरुआत बचपन से ही हुई, और मुझे बचपन से शौक़ था और मैं गुनगुनाती रहती थी। स्कूल वगैरह में मैं बाल सभा या जो भी एनुअल फंक्शन होते थे उनमें मैं परफॉर्म करती थी। और मतलब यहाँ तक कि कोई गाना अगर रेडी नहीं होता था तो मम्मी के पीछे पड़ जाती थी कि मम्मी कल मुझे गाना है, 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, तो मुझे तो अब भी गाना तैयार करवाओ। और मम्मी रात को बैठ के गीत खुद लिखती, मुझे याद करवाती और सुबह में वो गीत गाती थी। मतलब लगन मुझे बचपन से थी गाने की। तो ऐसे स्कूल से शुरुआत हुई और स्कूल के कंपटीशन वगैरह में मैं जाया करती थी, और ये मेरे में ये होता था कि ये ट्रॉफ़ी तो मुझे लेके आनी है। और मैं हर ट्रॉफ़ी में, ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें मैं गई हूँ और वो ट्रॉफ़ी कोई और लेके गया हो। बचपन से ही आदत थी मेरी, और ऐसे मैं आगे बढ़ती गई स्कूल की तरफ से। फिर जब 10 साल की थी तो मैंने ऑल इंडिया कंपटीशन सुर संगम, जो मास्टर मदन की स्मृति में होता था, उसमें मैंने भाग लिया। उसमें भी मैं सुगम संगीत में मैं फर्स्ट आई, और लोक संगीत में मैंने उस टाइम 2 गाने मुझे आया करते थे, तो मैंने लोकगीत में भी भाग लिया, लेकिन उसमें मैं सेकंड आई। और फिर वहाँ से, वहाँ के जो लोकल ऑर्केस्ट्रा वाले थे उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि आंटी आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, इसको आप प्रोग्राम्स वगैरह में भेजा कीजिए। तो मम्मी बोली इतनी छोटी है कहाँ भेजूँगी, तो मेरे बड़े भैया मेरे साथ जाते थे और हम दोनों बहन भाई गाते थे। और उस टाइम मेरी शुरुआत लता जी के गानों से हुई, और मैं उन्हीं के पुराने गीत सुन सुन के तैयार करती और फिर स्टेज पे परफॉर्म करती। चूँकि बच्ची थी तो 2 गाने मेरे से गवाते थे उस टाइम, क्योंकि मैं फ्रॉक में गाती थी, और उस टाइम बाकी सीनियर आर्टिस्ट थे वो पूरे प्रोग्राम को वही संभालते थे, और उसका मुझे मेहनताना मिलता था 50 रुपये। वो एक बच्चे को भाई खुश हो जाए। ये किस वर्ष की बात है? ये मैं 11 साल की थी तब की बात है। और उस टाइम 2 गाने गाती थी मैं। एक तो लता जी का कारे कारे बादरा, एक निकाह की गज़ल फ़ज़ा भी है जवां जवां, जिसे गा के मैंने कंपटीशन जीता। और फिर उसके बाद उस टाइम खून भरी मांग फिल्म आई थी, तो उसका एक गाना जीने के बहाने लाखों हैं। तो ये 3 गाने मैं गाया करती थी कार्यक्रम में। ऐसे धीरे धीरे और गाने तैयार हुए, फिर मैं प्रोग्राम्स ज़्यादा करने लगी, और फिर धीरे धीरे पापा की जॉब कोटा में छूट गई थी, इस वजह से हम कोटा छोड़ के मेरे ननिहाल रामगढ़ शिफ्ट हो गए थे। और मैं 8 तक पढ़ाई मेरी कोटा की हुई,
उसके आगे ननिहाल में हुई। अब वहाँ पे आके थोड़ा म्यूज़िक में ब्रेक लग गया क्योंकि गांव में कोई स्कोप नहीं था आगे बढ़ने का। वही स्कूल कॉलेज से बस जो कंपटीशन में जाती वो उतना ही कर पाती थी। फिर जो गांव में रामलीला होती है, उस रामलीला में बोला गया कि एक सीता के लिए गाना गाना है। तो बैकग्राउंड से गाना था मुझे, आगे सीता माता थी। तो उस टाइम मैंने एक दिल फिल्म का गाना था, ओ पिया पिया, उसके ऊपर सीता जी का एक गाना लिखा गया और उसको मैंने गाया। वो स्वयं आपने खुद ने लिखा? वो मैंने नहीं लिखा, वो हमारे गांव के ही हैं, ओम प्रकाश जी कलावटिया, उन्होंने लिखा और मैंने उसको गाया। तो सब यहाँ सोचने लगे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये कौन गा रहा है। तो वहाँ पे जो फतेहपुर में दो जांटी बालाजी मंदिर है, उसके ऑनर पीडी बोचीवाल जी वो आए हुए थे चीफ गेस्ट में। तो उन्होंने बोला ये कौन गा रहा है, इस बच्चे को बुलाओ। तो वो मुझे मिले और बोला बेटा हनुमान जी का मंदिर में बना रहा हूँ और उसका ऑडियो तुम्हें ही गाना है। तो वो मेरा पहला ऑडियो हनुमान जी महाराज का निकला। तो पहला ब्रेक आपका उस बिल्कुल मंदिर से और उस बिल्कुल गीत से हनुमान जी आपको पहला महाराज की ब्रेक मिला? कृपा, और 93 में मेरा पहला ऑडियो आया। तो वो भजन मैंने गाया और वो बहुत हिट हुआ एल्बम। उसके बाद हमको जोश आया बहन भाई को दोनों को। तो भाई ने सोचा कि यहाँ रह के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग 95 में जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर आने के बाद मैंने रेडियो पे ऑडिशन दिया और मैं अप्रूव्ड हो गई। उसके बाद यहाँ के हमने लोकल म्यूज़िकल ग्रुप ज्वाइन किए। वही हमारा दौर, वापस से हम दोनों बहन भाई प्रोग्राम्स में जाते, वो पुराने गीत नए गीत जो भी आते वो तैयार करते। साथ साथ भैया उन गीतों पे गाने भी लिखता, भजन लिखता। तो हमने खाटू श्याम जी, हनुमान जी, जीण माता, इनके भजन रिकॉर्ड्स करना चालू किया खुद ने। भैया लिखता था और हम दोनों बहन भाई गाते थे। तो इस तरह से वो कैसेटें काफ़ी पॉपुलर हुई। हमने खूब भजनों के कार्यक्रम भी किए। फिर हमने एक लहरियो करके एक कैसेट निकाला था जो यहाँ की लोकल कंपनी क्लासिक ऑडियो थी उससे, और वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ राजस्थानी गीत। उसके बाद निर्मल अंकल से मेरी मुलाकात हुई। निर्मल अंकल ने मुझे दूरदर्शन पे काफ़ी जिंगल्स वगैरह गवाए। उनकी एक बाल विवाह के ऊपर एक टेलीफिल्म थी, उसके लिए मैंने गाना गाया। फिर निर्मल अंकल ने मालू अंकल को बताया कि एक बच्ची वो बहुत अच्छा गाती है, आप एक बार उसको सुनो। तो अंकल को ध्यान था क्योंकि सुर संगम कंपटीशन मालू जी करते हैं और वो आज भी हो रहा है, उसी में मैं फर्स्ट आई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई हम लोग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल अंकल, करेंगे, ज़रूर करेंगे। और हमने तैयारी तो की थी घूमर की, रामलाल माथुर जी के साथ, लेकिन पहला ऑडियो निकला मेरा चांद चढ़ियो गिरनार, वो निर्मल अंकल के संगीत में। और फिर 1999 में वो चांद चढ़ियो और बालम छोटो सो दोनों एल्बम एक साथ आए और वो इतने सुपर हिट हुए क्योंकि टाइटल चांद चढ़ियो गिरनार तो जब चांद चढ़ा वैसे सीमा मिश्रा चढ़ गई। बिल्कुल, ये बेहतरीन कहा जिस प्रकार से चांद चढ़ता गया उस प्रकार से, क्योंकि परंतु जो अहम है सीमा जी, जो मुझे लगा कि जो शुरुआत हुई आपकी वो सुगम गायन से हुई। सुगम से हुई। वैसे घर से तो शुरुआत माँ ने सिखाया बचपन में, सारा पहली गुरु मेरी माँ है। और ये ब्लड में ही मेरे संगीत आया क्योंकि पापा अच्छा गाते थे, मम्मी अच्छा, दादाजी नाना जी दोनों फैमिली में गाने का अच्छा था। लेकिन उस टाइम चूँकि गाने को बुरा समझते थे तो मम्मी आगे आ नहीं पाई। मम्मी की बहुत इच्छा थी आगे आने की, तो मम्मी ने ये सोच लिया था कि जो इच्छाएं मेरी हैं वो मैं मेरी बेटी के द्वारा पूरी करूँगी और मेरी बेटी एक दिन टेलीविज़न पे आएगी, रेडियो में उसके गाने होंगे, और वो मेरी मम्मी ने करके दिखाया। मुझे लगता है उनके सपनों को आप पूर्णतः साकार कर रही हैं और उसको और आगे लेके जा रही हैं। परंतु जिस प्रकार से एक महती भूमिका जो आपकी माता जी की रही, उसमें क्योंकि आप जैसे शुरू में बताया भी आपने कि वो स्वयं गीत लिखती थी, उनको स्वयं आप लोग कंपोज करते थे और वही गीत आप प्रस्तुत करती थी। उनके जो गीत हैं, उनकी जो प्रस्तुतियाँ हैं, उनको किस प्रकार देखती हैं आप? मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी माँ की जितनी भी कंपोजिशन है वो मैं खुद रिकॉर्ड करके अपने चैनल से निकालूं। मैं किसी कंपनी को नहीं देना चाहती क्योंकि वो मेरी धरोहर है और मेरी माँ के लिखे हुए हैं। तो मैं खुद ही चाहूँगी उनको रिकॉर्ड करके और पब्लिक तक पहुँचाऊँ। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी वो सब गीत आपके सुनने को मिलेंगे आपको। जिस संगीत ने आपको इतनी विश्व पटल पे पहचान दिलाई है, जिस संगीत के माध्यम से आज सीमा मिश्रा पूरे विश्व पटल में राजस्थान का नाम रोशन करती नजर आती हैं, तो वो सुगम गायन से लोक संगीत में जाना और लोक संगीत में रच बस जाना वो किस प्रकार हुआ? चूँकि माहौल घर में राजस्थानी है, घर में हम लोग शेखावाटी ही बोलते हैं और बचपन से गीत सुनती थी। घर में जो गीत गाए जाते हैं, कोई भी आयोजन होता है घर में, तीज त्योहार होते हैं,
तो वो महिलाएं गाती थी, लेकिन समझ में कम आता था, क्योंकि ग्रुप में जब गाते हैं तो शब्द समझ में नहीं, धुन तो समझ में आती थी। फिर मम्मी बताया करती थी उनके भाव कि बेटा ये गीत ये है, इसका भाव ये है। तो जब समझ में आने लगा भाव, तो अच्छा लगा कि ये गीत तो बहुत सुंदर है, इनके भाव कितने अच्छे हैं। तो मैंने धीरे धीरे राजस्थानी गीत शुरू किए, और मैं प्रोग्राम्स में भात के कार्यक्रम या जच्चा के जलवा के कार्यक्रम ये लेने लगी थी कार्यक्रम, और उनमें मैं मम्मी के साथ वो गीत गाया करती थी, मम्मी मुझे तैयार करवाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी राजस्थानी गानों में रुचि हुई। ये आज हम देखते हैं जो आज के संगीत है, जो आज के गाने आते हैं, उनमें भावों की कमी नज़र आती है, भावार्थ की कमी नज़र आती है। भावार्थ का कितनी अहमियत थी और आज के जो गीत हैं उसमें भावार्थ की किस प्रकार से आपको कमी नज़र आती है? आज तो पूरी तरह से ना गीत को तोड़ मरोड़ देते हैं एकदम। 2 लाइन तो ओरिजिनल उठाएंगे, उसमें कुछ भी जोड़ देंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि इस गीत का मीनिंग क्या निकल रहा है। बस केवल म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, डांस बीट होनी चाहिए, केवल यही संगीत नहीं होता है। बहुत से गीत ऐसे हैं जो सुकून वाले हैं, उनको आज भी लोग सुनते हैं। तो वैसे गीत, एक तो राइटर देखो वैसे नहीं रहे, मेन होता है राइटर का काम, क्योंकि ये जो बरसों से चले आ रहे हैं पारंपरिक गीत, इनका हमको पता ही नहीं है कि इनके राइटर कौन है, और इतने सालों से चल रहे हैं। कुछ तो बात होगी उन लिरिक्स में, और वो आम जनता के जीवन से जुड़े हुए गीत हैं। कम पैसों में कितनी जल्दी और कैसा काम चाहिए, वो आजकल हो रहा है कि भाई जल्दी से बस व्यूज़ मिल जाएं, वायरल हो जाए और पैसा कमा लें। अब केवल पैसा कमाने पे ध्यान दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार आपने बात कही कि लगातार वो चीज़ कम होती जा रही है, घटती जा रही है, लोग केवल व्यूअरशिप के पीछे भाग रहे हैं, जल्दी से संगीत बन जाए, इस पे अब क्या विचार है आपका? बिल्कुल, जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी शुरू में, तो हम पहले रिहर्सल होती थी उन गीतों की, 5 से 10 दिन पहले प्रैक्टिस करते थे, तो वो गाने याद हो जाते थे प्रैक्टिस करते करते। और जब कोई गाना याद हो जाता है और उसके बाद गाते हैं, तो उसका भाव अलग आता है। और एक अपन देख के गा रहे हैं, देखने में हमारा ध्यान है, उसके गीत में फीलिंग तो कहाँ से आएगी जब हमारा पूरा ध्यान तो देखने में जा रहा है। तो इसलिए पहले रिहर्सल होती थी, फिर उनके रिदम ट्रैक बनते थे, तब भी सिंगर्स मौजूद होते थे। तो वो सारा मतलब जब वो तैयार होता था, तब तक वो गाना एकदम अच्छे से रच बस जाता था उसके अंदर, और फिर वो गाना रिकॉर्ड होता, तो उसकी एक अलग ही क्वालिटी निकलती थी। और म्यूज़िक डायरेक्टर सामने होते थे, उनको क्या गवाना है, किस तरह गवाना है। अब तो सीधा आता है कि ट्रैक बन के आ गया है, आपको ट्रैक भेज रहे हैं, ये लिरिक्स है, आपको गा के भेजना है। कोई म्यूज़िक डायरेक्टर का पता नहीं कहाँ है, कोई राइटर साथ में नहीं होता है, बस हमको स्टूडियो में जाना और वॉइस डाल के भेजनी है। तो वैसी फीलिंग आएगी। एक सामने हमको गाइड करने वाला होना चाहिए कि नहीं, मुझे इसमें ये चीज़ चाहिए, तो वो तुरंत क्लियर होती है। हमको भी कुछ सजेशन देना हो तो हम उनको बोल पाएँ अगर साथ में हो तो, लेकिन हमको बस जाना है और वॉइस देनी है, बस पैसा कमाना है, बस ये हो गया। तो मुझे लगता है कि जो संगीत बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बड़ा बदलाव आया है इन दशकों में, क्योंकि मेहनत कोई करना नहीं चाहता अब। कम समय में किस तरह से पैसा कमाया जाए, इस पे ध्यान है सबका, मेहनत पे किसी का ध्यान नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि राजस्थानी संगीत में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो सभी संगीतों से, सभी संस्कृति से इसको अलग बनाता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे राजस्थानी गीत बिल्कुल भी अश्लील नहीं हैं, सोबर गीत हैं, परिवार के साथ बैठ के देखने सुनने वाले गीत हैं। और उसमें जो अदब है गीतों में, कि बड़े को कैसे रेस्पेक्ट दी जाती है, छोटे को कैसे प्यार किया जाता है, पति के साथ किस तरह से बात करी जाती है, वो भी एक पर्दे के अंदर। तो हमारे मर्यादित गीत हैं, इसलिए ये सदियों तक रहेंगे और लोग इनको सुनेंगे। दूसरा, हर कल्चर के गीत हैं, और जैसे खान पान के ऊपर भी हमारे गीत हैं। यही नहीं कि नारी और पुरुष के ऊपर है या किसी तीज त्योहार के, मतलब हर ओकेजन के हमारे यहाँ गीत। आप देखिए, राजस्थानी गीतों का प्रयोग तो फिल्मों में भी होता है। बेसिक जो धुनें हैं हमारी, वो राजस्थान के जो धुनों के ऊपर फिल्मी गीत बनते हैं। मैंने पहले भी बोला है, और ये सब जानते हैं, बहुत सी धुनें हमारी फिल्मों में यूज़ होती है। ये जो लोकगीत हैं, कुछ गीत जो गांव ढाणियों में महिलाओं द्वारा गाए जाते थे, शादियों में महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते थे, वो अब कहीं लुप्त हो गए हैं। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो लुप्त हो गए हैं, बहुत सारे गीत, बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं, जिन पे लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना अहम है इनको दोबारा उठाना, इन पे बात करना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं ना, शादी ब्याह में भी कोई फंक्शन होता है, हल्दी हो रही है या बान बैठा है, तो महिलाओं को गीत ही याद नहीं है कि बान में कौन सा गीत गाया जाता है। वो तुरंत
अरे कोई गाना निकालो, कैसेट लगा दो या यूट्यूब से लगा लो, यही चलता है। तो ये जो बुजुर्ग महिलाएं हमारी जो हैं, जिनको याद है, जब तक ये हैं तब तक वो गीत गाने वाली हैं, उसके बाद तो सब कैसेटों का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जागरूक करना कि हमारे बच्चों को भी हमारे कल्चर, जब गीत गाए जा रहे हैं उसमें बिठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेटा ये गीत है और ये इस टाइम पे गाया जाता है। इसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा, खासकर महिलाओं को घर में। और इसके लिए ऑडियो तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, लेकिन केवल ऑडियो से काम नहीं चलेगा। उसको जब तक हमको अंदर तक वो गीत नहीं हमारे बसेंगे, हमको गणगौर के गीत याद नहीं है, हम गणगौर पूछते हैं, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि अरे इसका गीत आता है क्या, फिर वो किताब निकालेंगे, फिर वो किताब में से गाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें हमारे गीत याद होने चाहिए। तो ये कमी है और ये दुख का विषय है कि हमारे गीत लुप्त हो रहे हैं, और एक समय के बाद में ये पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी तो ये चले ही जाएंगे एक तरह से, उनकी धुन बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो कोशिश तो यही है कि जितने गीत हमारे जो लुप्त हो रहे हैं उनको बचाया जाए, उनको हम संजो के रखें। मेरा दायित्व ये है कि मैं अपनी आवाज़ के द्वारा लोगों तक पहुँचाऊँ और अपने बच्चों को भी सिखाऊँ, अपने घर में भी वो वैसा माहौल बनाऊँ। लेकिन बस वही है ना, आजकल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लोग जाने लग गए। अब राती जुगे के गीत मुश्किल से, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को आते होंगे। राती जुगा के नाम पर 2 गीत गाएंगे, पहले पूरी रात जगती थी, अब 2 गीत गाते हैं, फिर महिलाएं सो जाती है, सुबह 4 बजे उठ के फिर 2 गीत शगुन के गा लिए, हो गया राती जुगा। तो ये हमारा कल्चर भी इससे ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि गीत ही नहीं आते। गीत आएंगे तो वो जगेंगी ना, बैठ के वो गाएंगी। तो इसकी और ध्यान देने की आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति ने मुझे लगता है कि जो संगीत है उस पर एक अहम प्रभाव डाला है, जिसके मद्देनज़र जो हमारा लोक गीत है, लोक संगीत है, उसमें मिश्रण देखा गया है कि चाहे हम बॉलीवुड से उसको हम प्रेरित माने या जो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न जो म्यूज़िक है, उससे एक फ्यूजन म्यूज़िक बहुत पॉपुलर नज़र आया है गत सालों में। उस पर क्या राय रखते हैं आप? एडवांस म्यूज़िक से करो, उसके मूल रूप को मत छेड़ो। मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि गाने को हम उसके स्वरूप को अगर बिगाड़ देंगे ना, तो फिर वो हमारा कल्चर ज़िंदा ही नहीं रहेगा। इसलिए संगीत से सजाओ। हमने भी यही किया था, गीत तो वही थे, लेकिन उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया तो लोगों ने स्वीकारा भी और सुना भी और बहुत पसंद किया। अभी देखो नवरात्र आ रहे हैं अपने, अब चूंकि फाल्गुनी पाठक है, उन्होंने हमारे नवरात्रा में जो भी वो गीत गाती हैं, वो हमारे राजस्थानी धुनों पे गाती हैं, और उन्होंने नवरात्रा को इतना हिट कर दिया, डांडिया को। मतलब हर स्टेट में डांडिया हो रहा है, वो अपने डांडिया को तो भूल गए। अब नवरात्रा में आप जगह जगह देखना डांडिया नाइट्स लगेंगी। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए कि राजस्थान में हम डांडिया गुजरात का प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हमारे राजस्थान का भी डांडिया बहुत अच्छा है, जिसको हम गिंदड़ बोलते हैं। वो हमारे शेखावाटी का गिंदड़ अलग होता है, बीकानेर का अलग होता है, जोधपुर का अलग होता है। तो हमारे यहाँ तो इतने तरह के डांडिया हैं, वो तो केवल एक ही डांडिया करते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में उसने फेमस कर दिया। तो हम अपने गिंदड़ को क्यों नहीं करते? और मैं डांडिया नाइट्स में, जैसे मुझे सेलिब्रिटी गेस्ट किसी ने बुलाया, तो मैं मंच से बोलती हूँ कि हमारा गिंदड़ सिखाओ ना महिलाओं को, आप एक वर्कशॉप लगाओ, पहले उनको ट्रेनिंग दो। और हमारे तो महिला पुरुष दोनों मिलके करेंगे, पुरुष करते थे हमारे तो गिंदड़ जो है, तो उसको मिलके करो, अपने कल्चर को आगे बढ़ाओ। हमारी संस्कृति तो छोड़ते जा रहे हो आप, दूसरे कल्चर को अपनाते जा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। मंच से अधिक ज़रूरी मुझे लगता है शायद रियाज है। बिल्कुल, आप आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट की तरह रहो, आप उसका रियाज करो, उसके बाद परफॉर्मर बनो। आप उस लेवल तक पहले पहुंचो तो सही। उससे पहले ही हम लोग अपने आप को आर्टिस्ट समझ लेते हैं। जिस दिन अपने आप को आर्टिस्ट मान लिया ना कि भाई मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको हमेशा एक स्टूडेंट बन के अगर रहना है तो हम आगे तक जाएंगे। हमको किसी जो भी बड़ा मिल रहा है उससे सीखना चाहिए कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं कहाँ आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। ये भाव जिस दिन हर आर्टिस्ट के अंदर होगा, उस वक्त वो आगे तक जाएगा और आगे की ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन बहुत जल्दी घमंड आ जाता है, थोड़ा बहुत गाना बजाना है और बस मैं सुपरस्टार, ये नहीं होना चाहिए। आपने स्वयं अपनी माताजी से सीखा, उनसे प्रेरणा ली। ऐसा सच मुझे कोई गुरु नहीं मिला, मैंने किसी से तालीम नहीं ली, आपने वो ऐसे कोई संगीत की शिक्षा प्राप्त नहीं करी। तो कितनी जहाँ एक हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा की, संगीत की शिक्षा, उसको ग्रहण करना, उसको सीखना बहुत अहम है। मंच पे जाने से पहले रियाज करना अहम है। बिल्कुल तो है, उसको किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल। सबको संगीत की शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए, बेसिक ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने केवल माँ से सीखा और लता जी के गाने सुन सुन के गाना सीखा,
और मैं कोशिश करती थी अच्छा गाने की, लता जी को सुनती थी, फिर उसको याद करती, फिर उस गाने को मैं रिकॉर्ड करती, फिर दोबारा सुनती कि मेरी कहाँ कमी है, फिर उस गलती को सुधारती। क्योंकि मैं यूँ कहूँ कि पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं एक म्यूज़िक टीचर का फ़ीस अफ़ोर्ड कर पाऊँ, उनसे सीख सकूँ, तो ये मैं इस वजह से सीख नहीं पाई और मैं पूरी तरह से कॉमर्शियल पैसे कमाने के लिए लग गई। तो ये कमी मुझे महसूस होती है कहीं-कहीं कि सीखना ज़रूरी है और हर इंसान को अगर संगीत में या किसी भी क्षेत्र में वो आगे जा रहे हैं, तो उसके बारे में अच्छे गुरु से जानकारी लें, सीख लें, क्योंकि हमें कहीं न कहीं उस सीख की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि एक बुक पढ़ना हम सीख गए, जी। अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको अलग-अलग अगर किसी ने पूछ लिया कि क कौन-सा है, ख कौन-सा है, तो मैं बता ही नहीं पाएँगे क्योंकि हमने उसकी सीख ही नहीं ली। हमने किताब क, ख, ग से शुरू नहीं की ना, हमने डायरेक्ट किताब पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मैं कहना चाहूँगी सबको संगीत ज़रूर सीखना चाहिए। सीखने से हमारे उसमें गायकी में और 4 चाँद लग जाते हैं, हम कहीं पर अटकते नहीं हैं। तो ये कभी-कभी मुझे महसूस होता है, लेकिन कइयों का मानना ये है, जैसे मुझे बहुत लोग ये बोलते थे, मैं बोलती अगर मैं सीखती तो मैं और अच्छा, इससे भी अच्छा गाती। तो मुझे कइयों ने तो ये राय दी कि नहीं, आपको क्लासिकल नहीं सीखना चाहिए, क्लासिकल से लाइट म्यूज़िक ख़राब हो जाता है। और कई गुरु ऐसे मिले जिन्होंने बोला आप क्लासिकल अगर नॉलेज होगा ना तो आपकी गायकी में और निखार आ जाएगा। तो 2 तरह के लोग होते हैं, अब हमको डिसीज़न लेना है कि हमारी गायकी को हमको कैसे अच्छा करना है। हमको सीखना भी है और उसको हमारे गाने पे हावी भी नहीं होने देना चाहिए। नॉलेज गेन करना चाहिए जी। और गाने पे ध्यान देना और चाहिए। इन सभी विचारों की मदद से बिल्कुल। कभी मन करता है कि आपको कि शायद मुझे तालीम लेनी चाहिए थी या मैं बिल्कुल अगर मुझे लेनी मौका चाहिए मिलता तो थी, मैं लेती? बिल्कुल लेनी चाहिए थी और आज भी मैं ना एक ये नहीं कि बड़ा कोई गुरु है मैं उसी से पूछूं। जी। मेरी टीम में जो म्यूजिशियन होते हैं, जी। मैं बचपन से उनके साथ काम कर रही हूँ। आज ये है कि पहले मैं उनके साथ जाया करती थी, अब वो मेरे साथ जाते हैं मेरे प्रोग्राम्स में। तो वो मेरे फैमिली की तरह हैं। मैं कई बार ऐसा होता है गाने में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं उनसे पूछती हूँ वैसा भी कैसे होगा बताना गा के। मेरे को उसमें शर्म महसूस नहीं होती कि भाई मैं सेलिब्रिटी हूँ और ये मेरे म्यूजिशियन है, नहीं। हमको सीखने के लिए छोटा बड़ा क्या देखना, सीखना किसी से छोटे से भी अच्छी सीख मिल सकती है हमको, तो सीखना अनवरत जारी रखना चाहिए। तो लगातार हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक डिजिटल मीडिया के माध्यम से आज जो कलाकारों को मंच मिल रहा है, एक पहलू उसका जो पहलू है कि आज कलाकारों, हाँ, चाहे वो किसी भी दूर दराज क्षेत्र में कोई भी कलाकार हो, उसको एक तो मंच मिल रहा है। इसको किस प्रकार देखते हैं आप? परंतु इसी के साथ साथ में जब वो कलाकार से उठकर परफॉर्मर की श्रेणी में आता है, उससे आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, आज के माहौल को देखते हो उनका ये करना ज़रूरी है। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी कला में दम होगा तो हमको परफ़ॉर्मर अगर हम नहीं भी बनेंगे तो भी लोग सुनेंगे। ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। अब हम अगर गाने की डिमांड है, गाना अगर रॉक है तो उसमें हम डांस कर सकते हैं, लेकिन हम गाना तो सैड गा रहे हैं और उसमें भी हम डांस कर रहे हैं, तो वो हजम ना भूमिका होने वाली निभाना बात। बहुत आवश्यक बिल्कुल, है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत अपन हिल लें वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आजकल देखती हूँ ज़ोर-ज़ोर से कूदते हैं कई सिंगर, तो यूँ जंप करते हैं स्टेज पे। वही आप गाना गा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो गाना तो एक बहुत सुकून से गाने वाली चीज़ है और ये चीज़ आशा जी ने भी सारेगामा के मंच से बोली थी कि एक सिंगर को गाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि डांस करने पे। क्योंकि अगर आप एक अच्छे सिंगर हो तो आप अपने गाने में वो क्वालिटी लाओ कि अगला सामने वाला अपने आप नाचे, आपको ना आप नाचने की ज़रूरत ही नहीं है। अधिकतर क्या होता है वो खुद डांस करके पब्लिक को नचाने के लिए वो खुद परफॉर्मर बनते हैं। तो इसकी आवश्यकता, मेरा मानना यह है, अगर आपकी कला में इतना दम होगा अगला अपने आप नाचेगा। लता जी की बाबा आपने बात करी सीमा जी। जी, तो जिस प्रकार से लता जी की आप लगातार आप उनका अनुसरण करते रहीं, उनके गीत आप उनको देखती रहीं, उनके न केवल सीखों को आपने जीवन में आत्मसात किया बल्कि लगातार जिस प्रकार से जीवन उन्होंने जिया उस प्रकार भी आप ध्यान देती रहीं। क्या कभी सोचा आपने कि राजस्थान की लता का जो आपको टाइटल दिया गया, जिस प्रकार से आपको सम्मानित रूप से आज राजस्थान की लता कहा जाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उनको मैं उनकी एकलव्य हूँ, ये मान लीजिए। मैंने उनको ना, मैं उनसे मिली ना मैंने कभी देखा, मैंने केवल उनको अपना आइडियल और आदर्श मान के उन गाना सीखा और उनसे रूबरू तो नहीं हो पाई, लेकिन उनका नाम अगर मुझे मिल गया तो मैं उनका आशीर्वाद ही मानती हूँ कि शायद लता जी के नाम से किसी और को, आज तक मुझे नहीं लगता किसी और को ये कहा गया हो कि ये लता है। या तो भारत की लता वो खुद स्वयं है या राजस्थान की लता मुझे कहा जाता है। तो मेरे
मैं अक्सर कहती हूँ कि बड़े बड़े सम्मान जो मुझे मिले हैं वो सब इस नाम के आगे बहुत छोटे हैं, जो सम्मान मुझे ऑडियंस ने और पब्लिक ने दिया है कि राजस्थान की लता। सीमा जी, जिस प्रकार से अब हम देखते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी ने जिस प्रकार से हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, संगीत भी अनछुआ नहीं है। आज एडवांस ऑडियो इंजीनियरिंग के माध्यम से, टेक्निकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से और विशेष रूप से ऑटो ट्यून के माध्यम से आज आवाज़ को प्रदर्शित किया जाता है। इस पे आप क्या कहते हैं? इसमें मेरा मानना यही है कि जो ये ऑटो ट्यून है ना, ये तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए होता है। देखो सीधी बात है, अगर अच्छा सिंगर है, अच्छा गाया है, तो ऑटो ट्यून लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। ये केवल कमियों को छुपाने के लिए जो यूज़ हुआ है ना, इससे कोई भी सिंगर मतलब जो बेसुरा भी होगा ना, उसको सुर में ले आएंगे ये ऑटो ट्यून से। तो ये म्यूज़िक में तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं एक कहना चाहूँगी, अभी एआई जो अभी चल रहा है, एआई जी। से जो म्यूज़िक बन रहा है, जी। उसके लिए बोलना चाहूँगी कि ये भी मुझे कम समझ आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन एक इंसान का दिमाग जो काम करेगा, जो हाथों से वो बजाएगा, वो एआई थोड़ी कर सकता है या वो थोड़ी निकाल सकता है। तो इससे एक तो बेरोजगारी बढ़ गई, आर्टिस्ट बेरोजगार हो गए, सब कुछ तो वहाँ से हो रहा है टेक्नोलॉजी से। तो जितने भी हमारे म्यूजिशियन भाई हैं वो सब बेरोजगार हो रहे हैं, सब कुछ वहाँ से हो रहा है। टीम वर्क खत्म हो गया। हमको क्या चाहिए, हम उससे क्या निकलवाना चाहते हैं, वो एआई थोड़ी दे देगा हमको, जो दिमाग से हम निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जो आने वाला दौर है वो एआई और टेक्नोलॉजी का दौर है। क्या लगता है कि जो हमारा संगीत है, जो हमारी विरासत है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होगी इससे? पूरी तरह हो रही है। सब तो उसी में जा रहे हैं, सबको कम पैसों में जल्दी काम करना है, सब भागम भाग की ज़िंदगी में लगे हुए हैं, किसी के पास समय नहीं है। आर्टिस्ट का पहले क्या होता था, अच्छे आर्टिस्ट का वेट किया जाता था। अगर उसके पास समय नहीं है तो उससे समय के जब आप फ्री होंगे तब हम वो गाना रिकॉर्ड करेंगे। अब अरे छोड़ो, ये नहीं है, चलो दूसरे को ले लो, ये ढोलक वाला नहीं है, चलो अरे सीक्वेंसिंग से काम कर लेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब इंसान की वैल्यू कम हो गई है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी होती जा रही है। आज कला से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि जो समय है वो ज़्यादा महत्वता हो गया है। परंतु साथ साथ में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने मंच भी देने का काम किया है। इसको किस प्रकार सोचते हैं कि आज राजस्थान जी सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, उसको हम अगर सही तरह से उसको उपयोग में लें तो बहुत अच्छा है। जैसे कई आर्टिस्ट हैं जो मंच तक नहीं जा पाते, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए बहुत अच्छा है। हम घर बैठे हमारा टैलेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका गलत हम उपयोग करेंगे तो वो सही नहीं है। हमको अपनी कला का प्रदर्शन करना है तो आप करें। अब देखिए, आप सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा रील्स बनने लग गई हैं, घर बैठे केवल बस पैसा कमाने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, ना कि टैलेंट को पहुंचाने के लिए। तो कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। उसका यूज़ हम किस तरह से करें डिपेंड उस पर करता है। एक कलाकार के नाते कौन कौन से प्रयास होने चाहिए आपके अनुसार, जो सरकारें उठाएं, जो संस्थाएं उठाएं, ताकि जो लोक संगीत है, लोकगीत है, उसको न केवल पुनर्जीवित किया जा सके बल्कि उसको आगे तक के लिए संजोया जा सके? जी, सरकार का तो दायित्व है ही लोक कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी आर्टिस्ट हैं और वो कैपेबल हैं, अगर सक्षम हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि हमसे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। हम तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनको भी तो प्रोत्साहन देने वाला कोई तो होना चाहिए। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उनको हम किस तरह से आगे ला सकते हैं, उनको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं कि इस तरह से आप ये काम करिए जिससे आप लोगों तक पहुँचें। इसी सोच को लेके जो आपने बोला है, मेरे से जितना होता है मैं कर रही हूँ। मैंने अपनी एकेडमी भी बनाई है अभी, सीमा मिश्रा राजस्थान लोक संगीत कला एकेडमी, और उसके तहत मैंने 2 साल से अभी एक ऑल इंडिया कंपटीशन शुरू किया, जिसमें मैं केवल उन्हीं लोगों को लेती हूँ जो सक्षम नहीं है मंच तक पहुँचने के लिए। और उसमें बहुत सारी कैटेगरी हमने निःशुल्क रखी है। अधिकतर क्या होता है, कंपटीशन करते हैं लेकिन केवल पैसा कमाने के लिए। वो फॉर्म भरवाएंगे, 1500 रुपये लेंगे, फीस लेंगे, फिर उनसे अवार्ड देने के लिए भी पैसे लेते हैं कि हम आपको विनर कर देंगे, इतना और बहुत सारे कलाकार सक्षम नहीं हो पाते ये बस देने की। और उनको टीआरपी गेन करनी होती है, इसलिए वो ऐसे आर्टिस्टों को सेलेक्ट करते हैं जो परफॉर्मर भी अच्छे हों। वो कलाकार नहीं देखते कि कला किस में है। मेरी कोशिश यही है कि जहाँ तक हो कि मेरे एकेडमी से जो बच्चे निकल रहे हैं उनको मंच मिले और उनको भी आगे हाइप मिले और वो कुछ आगे करें, और उनमें से कुछ बच्चे अपना कर भी रहे हैं काम और आगे आ भी रहे हैं। यूँ तो मैम आपने कई एल्बम निकाले हैं,
इतनी संख्या में आपके गीत हैं जो शायद हर घर घर में और राजस्थान के हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे बसे हुए हैं, परंतु ऐसा कौन सा गीत है जो आपका बेहद प्रिय है, अगर आप उसको गुनगुना पाएं हमारे खास दर्शकों के लिए? देखो, खुद के गाए हुए गीत सारे ही प्रिय होते हैं ऐसा कोई चयन करना मुश्किल है। प्रिय गीत तो खड़ी नीम के नीचे है, लेकिन जिससे मुझे फेम मिला, घूमर, जो वर्ल्ड फेम हुआ और वर्ल्ड में 4th नंबर पे हमारा डांसिंग सॉन्ग में घूमर है, तो मैं वही गीत 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। ओम्हारी घूमर छे नखराली ए माँ, ओम्हारी घूमर छे नखराली ए माँ, घूमर रमवा में जाशा हो राजरी, घूमर रमवा में जाशा। तो ये थी हमारे साथ में सीमा मिश्रा, जिन्होंने ना केवल राजस्थानी संगीत को विश्व पटल पे पहुंचा है, बल्कि आज भी लगातार भावी कलाकारों को प्रशिक्षित कर एक नई भूमिका निभा रही हैं, और वो भूमिका है राजस्थानी संगीत को जीवंत रखने की। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे नए अतिथि के साथ में, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। हो राजरी घूमर